अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फासिफ अली सुल्तानी। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है मैं और इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट कौन है, उसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है और मैं उसे क्यों पसंद करता हूँ। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं इमैनुअल कांट को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर वो मुझे कहते हैं कि एक तो फ़लसफ़ा बहुत खुश सब्जेक्ट है और ऊपर से आप इमैनुअल कांट को पढ़ रहे हैं जो कि एक इंतहाई मुश्किल फ़िलासफ़र है, क्योंकि उसका नाम सुनकर अक्सर एक जहन चकरा जाता है। तो मैं उनको बताता हूँ कि पहली बात तो ये कि ना ही फ़लसफ़ा इतना खुश्क सब्जेक्ट है अगर शौक़ हो, और दूसरा ना ही इमैनुअल कांट इतना मुश्किल है अगर वो समझ आ जाए। तो मैं इन सवालों का मुख्तसर जवाब ये देता हूँ कि इमैनुअल कांट कौन है। इमैनुअल कांट 1724 में पैदा हुआ और 1804 में इसका इंतकाल। ये जर्मनी के इलाके कॉनिसबर्ग का एक मशहूर फ़लसफ़ी। इसे जदीद मगरबी फ़लसफ़े का बानी भी कहा जाता है और इसे रोशन ख्याली का यानी इनलाइटनमेंट का चैंपियन भी कहा जाता है। इमैनुअल कांट खास तौर पर एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और रैशनल फ़िलासफ़ी के लिए ज़्यादा मशहूर। इसकी सबसे अहम किताबों में जो सबसे बुनियादी इसकी मशहूर किताबें हैं वो 1781 में इसने लिखी क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जिसके आज तक उर्दू में बहुत से तर्जमे हो चुके हैं, जिसे हम अक्सर आप सुनने को मिलता होगा कि तनकीदे अक्ल महज। ये किताब बुनियादी तौर पर एपिस्टेमोलॉजी यानी नज़रिया इल्म, मेटाफिजिक्स यानी माबादुत तबीआत को समझने के लिए एक बुनियादी ढांचा फराहम करती है। इसके बाद 1785 में द ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ द मॉरल, ये आज तक की सबसे ज़्यादा सेलिंग किताब है और इसका ये पहला और सबसे अहम काम था जो इसने इखलाकियात में किया। इसके बाद कांट ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए 1788 में द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न लिखी, जिसमें उसने सारा का सारा फोकस मेनली एथिक्स पर रखा यानी इखलाकियात पर रखा। इसके 2 साल बाद इमैनुअल कांट ने 1790 में द क्रिटिक ऑफ जजमेंट लिखी, जिसमें उसने बुनियादी फोकस जो है वो एस्थेटिक्स यानी जमालियात पर रखा। उसके बाद 1797 में द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल लिखी, जिसमें इसने क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न और ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल में जो पॉलिटिकल और एथिकल फ्रेमवर्क दिया था उसको मज़ीद आगे बढ़ाया। कांट का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि इखलाकी अमल जो है वो अक्ल की बुनियाद पे होना चाहिए, ना कि अपने ज़ाती मफाद या किसी नताइज को मद्देनज़र रखते हुए, जिसके लिए वो एक सबसे अहम और बुनियादी असूल देता है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, जिसके मैनी है क़त्ई हुक्म कह लें या अनकंडीशनल कमांड कह लें कि बग़ैर किसी कंडीशन के आपको वो हुक्म फॉलो करना है। इस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की इमैनुअल कांट 3 फार्मूलेशंस बयान करता है। द फार्मूलेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेबिलिटी, यानी एक ऐसा असूल आप बनाएं जो एक यूनिवर्सलाइज हो सके, जो हर एक के लिए काबिल इतलाक़ हो, हर कोई उसको फॉलो कर सके। दूसरा द फार्मूलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी आप इंसान को हमेशा एक मकसद के तौर पर देखें, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए उसको इस्तेमाल करें। और तीसरा द फार्मूलेशन ऑफ ऑटोनॉमी, कि इंसान एक रैशनल बीइंग है यानी अक्ल रखने वाला है, शऊर है, वो अपने आप को एक इखलाकी असूल दे सकता है जिस पर वो अमल पैरा हो सके, इसलिए हमें उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए और उसकी खुद मुख्तारी को जो है वो बरकरार रखना चाहिए। यही वजह है कि वो कहता है कि जो इंसानी अक्ल है वो दुनिया को तश्कील देने में अपना एक अहम किरदार अदा करती है, ना कि अक्ल का काम सिर्फ मुशाहिदा करना है, जैसे एम्पिरिसिस्ट यानी तजर्बियत पसंद कहते हैं। और मैं कांट को क्यों पसंद करता हूँ, इसका मैं सादा सा जवाब ये देता हूँ कि मैं कांट को इसलिए पसंद करता हूँ कि वो इखलाकियात को ज़ाती मफाद या किसी नताइज को मद्देनज़र रखते हुए इखलाकियात को फ़र्ज़ और अक्ल से जोड़ता है। उसका फ़लसफ़ा इंसानी वक़ार, इंसानी खुद मुख्तारी और इंसान की जिम्मेदारियों पर जोर देता है, जो किसी भी महज़ब माशरे की बुनियाद है। कांट हमें यह याद दिलाता है कि इखलाकी ज़िंदगी महज अपने ज़ाती मफाद की नहीं है, बल्कि इखलाकी असूलों की ज़िंदगी है। और यही वजह है कि आज तक जदीद दुनिया में भी कांट के ख्यालात को इसी तरह कारआमद समझा जाता है। मसलन जिस तरह कांट ने इंसानी अक्ल को तस्लीम किया और उसके साथ ये भी वाज़ह कर दिया कि जो इखलाकियात हैं वो महज मफादात या जज्बात पर नहीं होने चाहिए, बल्कि फ़र्ज़ और इखलाकी असूलों पर होनी चाहिए। इसी तरह कांट का जो तसव्वुर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है वो आज भी कानून, सियासत, टेक्नोलॉजी, कारोबार और दीगर शोबों में उसी तरह कारआमद है जिसकी बुनियाद पर लोग अपने इखलाकी फ़ैसले करते हैं। यही वजह है कि मैंने कांट को पसंद किया और BS फ़िलासफ़ी में भी और MPhil फ़िलासफ़ी में भी मैंने कांट पर थीसिस किया। और BS फ़िलासफ़ी में जो मैंने कांट पे थीसिस किया
اس کا ٹاپک تھا کانٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس تھیسس میں کانٹ کے جو فرضیاتی اخلاقیات ہے یعنی ڈیونٹولوجیکل ایتھکس ہے، اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ایک اصولی اور مضبوط اصول قرار دیا، جس میں کیٹاگوریکل امپیریٹو کی تینوں فارمولیشنز کے تحت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ڈیزائن اور اس کے نفاذ کے لیے ایک اخلاقی اصول کے طور پر پیش کیا۔ اسی طرح اس تھیسس میں کانٹ کے جو تصور خود مختاری ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک ایسا فریم ورک دیا گیا جس میں ڈیجیٹل نظاموں کی اخلاقی جوازیات کا تجزیہ کیا جا سکے اور یہ بھی ظاہر کرے کہ انسانی عقل کو کس طرح الگورتھم پر مبنی فیصلوں اور ڈیٹا گورننس پر کس طرح فوقیت دینی چاہیے۔ اس تھیسس میں کانٹ کی اخلاقیات کو انفارمیشن ٹیکنالوجی پر اس طرح منطبق کیا گیا کہ جس سے یہ استدلال کیا جا سکے کہ جو فرد بھی ڈیجیٹل ڈیٹا رکھتا ہے کیا اس کو کانٹ کے اصول کے تحت ایک فرد کو ایک مقصد کے لیے سمجھا جاتا ہے یا اس کو اپنی ضروریات کے لیے محض ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کانٹ کی اس فارمولیشن کو مصنوعی ذہانت، نگرانی اور ڈیٹا کی خرید و فروخت کے شعبوں پر لاگو کیا گیا۔ اس تھیسس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے جو نظریہ کانسیکوینشلزم یعنی نتیجہ خیزی کے مقابلے میں کانٹ کے اخلاقی تصور کو پیش کیا گیا جو فرض، حقوق کی ادائیگی اور انسانی وقار پر زور دیتا ہے۔ یہ تھیسس کانٹ کے اخلاقی فلسفے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو جدید مسائل ہیں ان کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کیٹاگوریکل امپیریٹو ایک ایسا اصول ہے جو مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل پرائیویسی، انسان اور مشین کے تعلقات جیسے نئے اخلاقی مسائل کے حل فراہم کرتا ہے۔ کانٹ کا فلسفہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں ہمیشہ شفافیت، احترامیت اور فرض شناسی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جعلی شناختیں، ڈیٹا کی چوری یا خودکار ہتھیار استعمال کرنا کانٹ کے اصولوں کے منافی ہے۔ اس لیے کانٹ کہتا ہے کہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے جو اخلاقی اصولوں کے مطابق ہو۔ کانٹ کی اخلاقیات آج بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور ٹیکنالوجی کو انسان کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیں کانٹ کا جو پرنسپل ہے کیٹاگوریکل امپیریٹو اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم فل فلسفے میں نے جو کانٹ پہ تھیسس کیا اس کا ٹاپک تھا اپلیکیشنز آف کانٹس کیٹاگوریکل امپیریٹو ان بزنس ایتھکس، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کانٹ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اور آج کے دور میں کانٹ کی حیثیت کیا ہے۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے سوال کریں تاکہ ہم کانٹ کی مزید کانٹ چھانٹ کر سکیں۔